हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कोलिजन। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर 4 और डेट है आज 5। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे। हम हेड ऑन कोलिजन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कोलिजन ऑफ अ लाइट बॉल विद अ हैवी बॉल। हैवी बॉडी कर देते हैं इसको। किसी लाइट का मतलब कम मास की बॉडी का किसी हैवी बॉडी से कोलिजन। तो देखिए क्या होगा जब एक कम मास की बॉडी एक बहुत भारी बॉडी से टकराएगी। तो मान लीजिए कि ये कम मास की बॉडी है, इसका मास m है, और ये बहुत ज्यादा मास की बॉडी है, इसका मास कैपिटल M है। ये जा रही है u वेलोसिटी से, u1 से, और ये जा रही है u2 से। ठीक है, तो इनकी टक्कर हुई और टक्कर के बाद ये अलग हो गई। मान लो ये जा रही है v1 से और ये जा रही है v2 से। कंडीशन ये है कि जो स्मॉल m है ना वो बहुत बहुत छोटा है कैपिटल M से, या फिर दूसरे शब्दों में जो कैपिटल M है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल m से। ठीक है, तो देखिए बच्चों बात ऐसी है कि मान लीजिए कि ये जो है ना इसका नाम A है, इसका नाम B है, ये आपका A है और ये B है, ये A है ये B है। तो A पे जो इंपल्स पड़ेगा ना वो लेफ्ट की तरफ पड़ेगा और लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है। लेट माइनस I इज द इंपल्स ऑन A पे इंपल्स माइनस I है। तो अब हम क्या बोलेंगे, माइनस I इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू V1 माइनस V2, V1 माइनस U1। इट इज क्वाइट कॉमन सेंस कि जो भी इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो क्योंकि इंपल्स तो फोर्स का टाइम इंटीग्रेशन है, तो जितना फोर्स B A पे लगाएगी उतना ही A B पे लगाएगी, बस वो अपोजिट लगाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द इंपल्स ऑन B, तो इंपल्स ऑन B की वैल्यू हो जाएगी I, कैपिटल I। तो इसका मतलब साफ है कि जो कैपिटल I होगा वो होगा कैपिटल M इंटू V2 माइनस U2। अब कैपिटल M एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि V2 माइनस U2 इज इक्वल टू I अपॉन कैपिटल M। तो I एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि भले ही टाइम कम हो रहा हो तो फोर्स तो इन्फिनिटी नहीं है ना, तो टाइम और फोर्स का प्रोडक्ट जो है वो इनफाइनाइट नहीं होकर फाइनाइट होता है। फॉर M इज इनफाइनाइटली लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। तो अब किसी I जो फाइनाइट वैल्यू है उसको एक बहुत बड़ी, वेरी वेरी लार्ज से मतलब है नियरली इन्फिनिटी, है ना, नियरली इनफाइनाइट, क्लोज टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट चीज से डिवाइड कर दोगे फाइनाइट को तो जीरो ही तो मिलेगा आपको। तो इसका मतलब V2 माइनस U2 इज नियरली इक्वल टू 0। इसका मतलब V2 इज नियरली इक्वल टू U2, ये हो गया। तो V2 जो है वो U2 के नियरली इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये साबित कर दिया कि जब एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी से टकराएगी तो जो भारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी में कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, सो व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स
with a heavy body there is almost no change in the velocity of the heavy body। एक बार फिर से शब्दों पे गौर कर लीजिएगा। देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज, देयर विल बी चेंज, बट वो चेंज इतना कम होगा कि हम उसको इग्नोर मारेंगे, और अगर इग्नोर नहीं मारेंगे तो फिर हमारा सवाल जो है ना वो बहुत बहुत या तो बड़ा हो जाएगा या फिर क्या कहते हैं मतलब वो फिर वैसे ही प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आंसर भी इतने मतलब क्या कहते हैं शार्प अगर हम निकालेंगे तब तो ठीक है कि जैसे 37.00005 तो वो 37 ही लिख देंगे लास्ट में, तो फिर हम उसको जाके, तो इसीलिए बेटर है कि हम ये अप्रोक्सीमेशन चेंज ले लें कि देयर इज नो चेंज, होगा चेंज बट ऑलमोस्ट नो चेंज मीन्स, ठीक है। तो अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जो जा रही है आपका 70 मीटर पर सेकेंड से, और ये आ रही है 80 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, या तो 70 क्यों, इसको कम ही कर देता हूं मैं, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ठीक है बच्चों। और जो E है उसकी वैल्यू है 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.2, समझ रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि टक्कर के बाद, ये जो फोटो है ये बिफोर द कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, अब ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है। तो क्वेश्चन ये बताना था हमको कि भाई ये बताओ कि बॉल ए और बॉल बी की वेलोसिटीज कितनी हो जाएंगी, प्रोवाइडेड द बॉल बी इज मच मच हैवियर देन द बॉल ए। अच्छा, इसमें दिक्कत की बात ये है कि एग्जामिनर ने मास भी नहीं दिए, जब तक मास देगा नहीं तो आपको आप उसमें फार्मूला नहीं लगा पाओगे, बस एग्जामिनर ने बोल दिया द बॉडी बी इज मच मच हैवियर देन द बॉडी ए। तो अब तो आपको फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने बताया आपको। तो मैंने ये बताया है कि जो B है उसकी जो वेलोसिटी है 10 है ना, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। सो V2 इज नियरली इक्वल टू 10, सो V2 विल बी नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इट विल ऑलमोस्ट रिमेन सेम 10 मीटर पर सेकेंड। तो V2 माइनस V1, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, दैट शुड बी इक्वल टू 0.2 टाइम्स 20 माइनस 10। Relative velocity of approach is 20 minus 10. V2 minus V1 is relative velocity of separation. तो अब ये 10 का 0.2 टाइम्स 2 ही होता है, तो V2 minus V1 is 2. V2 is 10, तो 10 minus V1 is 2, तो इसका मतलब V1 की वैल्यू आ गई बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। तो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी 8 रह जाएगी और उसकी वेलोसिटी जो है वो आपका 10 ही रहेगी लगभग। तो अब आप कहेंगे कि सर ए का तो मोमेंटम लॉस हो गया और बी का मोमेंटम बढ़ा नहीं, ऐसे कैसे हुआ? एक्चुअली बी का मोमेंटम बढ़ेगा, पर क्योंकि ए का मास इतना कम था कि जो बी के मोमेंटम बढ़ने से वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट आएगा वो 10 पॉइंट, मान लो वेलोसिटी बी का मास था 6 × 10⁻24 kg, मान लो बी अर्थ है और ए m1 है जो है वो है 1 kg है सर, है ना, तो यानी 1 kg की बॉल अर्थ से टकराई और अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी। तो अब इसने जो मोमेंटम इंपार्ट किया वो 20 किया, तो 20 मोमेंटम इंपार्ट इसमें है ना, और अर्थ की वेलोसिटी थी 6 × 10⁻24 इंटू में 10, तो अर्थ का मोमेंटम था 6 × 10⁻25, तो 6 × 10⁻25 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। मतलब टक्कर से पहले जो अर्थ का मोमेंटम था P इनिशियल वो था 6 × 10⁻25, ओके, क्योंकि 10 तो वेलोसिटी थी, और टक्कर के बाद जो मोमेंटम हो जाएगा वो जाएगा P फाइनल, है ना, 6 × 10⁻25 + 20,
तो अब जब 6 इंटू 10 की पावर 25 लगाएंगे तो 6 के आगे 25 जीरो जोड़ेंगे, उसमें 20 जोड़ेंगे तो कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। सो इट विल रिमेन द सेम, इट इज 6 इंटू 10 की पावर 25। अब अगर ये 6 इंटू 10 की पावर 25 है और इसका मास हमें पता है तो उसकी वेलोसिटी तो 10 ही रहेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। मोमेंटम तो इम्पार्ट हुआ पर उसकी वजह से वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं आया क्योंकि मास बहुत ज्यादा था। तो होपफुली आप समझ गए। अब एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। मान लो कि ये वेलोसिटी है हमारी 80 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ई की वैल्यू है मान लीजिए 0.8, ठीक है। तब क्या आएगा? तो यहाँ पे आप 0.8 डाल दीजिए, इसको 80 डाल दीजिए। 80 में से 10 गए 70 का 0.8 56, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। अब ये 56 ही रहेगा। तो अब देखो 10 में से V1 को माइनस करो तो 56 आ रहा है। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 56 यानी कि 46 माइनस का होगी, माइनस का 46। अब माइनस आने का मतलब है कि ये पलट के वापस चला जाएगा। तो आप ये मान लो कि टक्कर के बाद ये 46 की वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, तो आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही माइनस आ जाएगा फार्मूले में, ठीक है। आपको तो जैसे पहले लगाया था वैसे ही लगाते जाना है फार्मूला। तो होपफुली आप समझ गए। अगर मान लो ई 0.8 ना होके 0.5 होता तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 0.5 लिख देते आप। तो 0.5 लिखते हैं, तो 0.5 इंटू 70 तो ये 35 आता। 35 यहाँ पे लिखते हैं। तो अब देखो 10 में से V1 माइनस करो 35 आए तो V1 की वैल्यू माइनस 25 होगी। फॉर्मूला अपने आप आपको आंसर दे देगा। माइनस आने का मतलब बिल्कुल साफ है कि भाई यही है, ठीक है। मान लो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कर दें अब की बार, मान लो इसको 30 कर दें, ठीक है 30। तो अगर ये 30 हो गया तो यहाँ पे 30 डाल दीजिए, ठीक है। तो 30 में से गए 80 में से 30 गए 50 का 0.5 टाइम्स 25 25 है ना, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो 30 रहना है, समझ रहे हो बच्चों। तो अगर ये 30 है, 30 में से V1 को माइनस करो 25 आ रहे तो इसका मतलब V1 की वैल्यू 5 होगी। तो V1 कम्स आउट टू बी 5। तो अब की बार प्लस में आ गया तो इसका मतलब ये 5 की वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन अपने आंसर अपने आप दे देगा। 5 मीटर पर सेकेंड। तो टक्कर के बाद इसकी 30 ही रहेगी, इसकी 5 हो जाएगी घट के 80 से सीधा 5। समझ रहे हैं बच्चों? तो आई होप आपको समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं मैं, देखो बदल के हम क्या करते हैं कि हैवी बॉडी को पीछे लगा देते हैं। मतलब एक भारी बॉडी किसी हल्की बॉडी से टकरा रही है, जैसे कि एक ट्रेन की टक्कर हो गई किसी चिड़िया से, है ना। तो मान लो एक बहुत हैवी बॉडी है ए, जिसका मास कैपिटल एम है, ये लाइट बॉडी है बी, जिसका मास स्मॉल एम है। ये जा रही है मान लो 30 मीटर पर सेकंड से, है ना, और ये आ रही है 80 मीटर पर सेकंड से, और ई की वैल्यू है 0.5, है ना। ये यहाँ पे टक्कर होती है इनकी, और ये टक्कर के बाद अलग हो जाती है। ये V2 से जा रही है और ये A है जो V1 से जा रही है। इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, कैपिटल एम स्मॉल एम B A। दिस इज द सिचुएशन बिफोर द कोलिजन। This is the situation during collision. And this is the situation after the collision. तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा था कि ये U1 है जो कि 80 है, तो बस ये मान लीजिए कि भारी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो V1 तो नियरली इक्वल टू 80 रहेगा। हाँ V2 की बात है, V2 निकालना पड़ेगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी वो थी 80 माइनस 30, ई था 0.5, तो 0.5 टाइम्स 80 माइनस 30 इज इक्वल टू V2 माइनस 80, V2 माइनस 80। 0.5 इंटू 50 तो 25 हो गया, तो V2 माइनस 80 इज इक्वल टू 25,
तो V2 की वैल्यू होगी हमारी 105। तो जो लाइट वाली बॉडी है वो तेज भागेगी, 105 की वेलोसिटी से भागने लगेगी। तो बस ऐसे ही है, जब भी कोई बॉडी, हल्की बॉडी, भारी बॉडी की कोलिजन होगी तो ऐसे ही कर लेंगे हम उसको बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया ये। ठीक है बच्चों, इसमें आप वैल्यूज बदल सकते हो। जैसे E की वैल्यू मान लो 0.8 होती है, तो 0.8 इंटू 50 तो ये 40 आ जाता, तो 40 प्लस ये 120 आ जाता, 120। ठीक है ना। सो V2 कम्स अप टू बी 120 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी वैल्यूज रहेंगी तो आंसर आपका आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस ये बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि टकराएगा तो तभी ना। ये मान लो 50 होता, ठीक है, तो फिर ये 50 रहता, समझ रहे हैं। अब ये 50 है, तो दिस माइनस 50 इज इक्वल टू 50 माइनस 30। तो 50 में से 30 का 20 का 8 टाइम्स 16, तो ये 50 है, तो 66 आ गया। अपने आप आंसर आ जाएंगे, कोई आपको दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। करना वही है बस, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि भारी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं, देखिए। मान लीजिए बहुत भारी बॉडी है, कैपिटल M मास है इसका, 6 बस बहुत ही बड़ा है, मतलब है ना। और ये बॉडी है लाइट, और ये आ रही है U वेलोसिटी से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन है E, और ये रेस्ट में है। तो दिस इज द सिचुएशन बिफोर द कोलिजन, है ना। तो अगर ये बिफोर कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया, है ना। और ये लास्ट में आफ्टर कोलिजन हो गया। तो मान लो ये जा रही है V1 वेलोसिटी से, और ये V2 से जा रही है, और V2 तो 0 है ना। U2 was 0 क्योंकि रेस्ट थी ना ये, तो U2 is 0, तो U2 will remain 0। अब देखो, जो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच है वो U माइनस 0 है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स U माइनस 0। तो V2 तो 0 है, तो 0 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स U। तो इसका मतलब V1 इज इक्वल टू माइनस का E, तो EU वेलोसिटी से पलट के आ जाएगी। तो बस अब देखो, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद E टाइम्स U हो जाएगी, और ये रेस्ट में ही रहेगी, समझ गए ना। तो अगर रेस्ट, अब मान लो इसका जो मास है ना वो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस प्लस के 24 kg है, और इसका मास जो है वो 5 kg है। 5 तो बहुत ही छोटा होता है, तो ये एक तरीके से अर्थ हो गई ना, तो ये अर्थ हो गई। हम अर्थ पे ही बैठे हैं, तो इसलिए हमें अर्थ रुकी हुई दिख रही है। तो अर्थ से जब कोई बॉडी टकराएगी तो U वेलोसिटी से अगर वो आएगी, चाहे वो कितने भी केजी की हो, 5 kg की हो, 10 kg की हो, EU वेलोसिटी से वापस चली जाएगी। समझ आया बच्चों। तो अर्थ से जब कोई बॉडी टकराएगी तो टक्कर से पहले उसकी वेलोसिटी अगर U है तो टक्कर के बाद माइनस EU हो जाएगी, या फिर EU ही हो जाएगी, लेकिन उल्टी दिशा में हो जाएगी, क्योंकि अर्थ तो रेस्ट में जा रही है। ये तो चलना ही नहीं है, पहले भी नहीं चल रहा था, अब भी नहीं चल रहा है। वैसे चल रहा है अर्थ ऐसे, लेकिन क्योंकि हम अर्थ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, तो हमें ये रुका हुआ दिख रहा है। समझ गए ना बच्चों। रेस्ट रेस्ट। तो होपफुली आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है।
देखो बच्चों, मान लीजिएगा कि ये एक फ्लोर है, और रिजिड नहीं है, परफेक्टली रिजिड नहीं है, बस नॉर्मल फ्लोर है, और यहां से एक बॉल गिराई गई एच हाइट से, है ना। तो एच हाइट से गिरेगी तो टक्कर से पहले इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो वो यू है ना। यू इज वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब टक्कर के फौरन बाद तो उसकी वेलोसिटी ई टाइम्स यू हो जाएगी ना, अभी तो बताया मैंने। तो अब ये जाएगी, तो क्योंकि ई टाइम्स वेलोसिटी होगी तो उतनी हाइट तक नहीं जाएगी, कम हाइट तक जाएगी। फिर टक्कर होगी तो टक्कर के बाद पहले वेलोसिटी ई यू होगी, है ना। फिर टक्कर के बाद जो है ये ई स्क्वायर यू से ऊपर जाएगी, है ना। समझ रहे हो बच्चों, दिस इज ई स्क्वायर यू। चलिए यहाँ लिख देता हूँ ई स्क्वायर यू, है ना। तो ई स्क्वायर यू से ऊपर जाएगी तो कम हाइट तक जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो जब नीचे टकराएगी तो वेलोसिटी ई स्क्वायर यू होगी। फिर अगली बार जब जाएगी तो फिर वो ई क्यूब यू से जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि हर बार ई टाइम्स हो जा रही है तो ई क्यूब यू हो गई ना इस बार, तो फिर से वो कम हाइट तक जाएगी। तो ये वाली हाइट h थी, मान लो ये हाइट h1 है, फिर ये वाली हाइट h2 है, फिर ये वाली हाइट h3 है, फिर इसके बाद ये कम हाइट होगी, ये h4 है ना। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर कोई पूछे कि कैपिटल H क्या है, इनिशियल हाइट, h1 क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, है ना। ऐसे ही H2 क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर सेकंड कोलिजन, है ना। फिर H3 क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर थर्ड कोलिजन। फिर H4 क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर फोर्थ कोलिजन। यही सब चलेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें H1, H2, HN निकालना है। मान लो HN इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कोलिजन, है ना। तो हमको HN निकालना है सपोज, ठीक है। तो चलिए करते हैं कैसे होगा। तो देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। तो अब इसमें बस लिखना ही है हमें, है ना। तो u इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन। What is the velocity just before first collision, है ना। वो मान लो u है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। अच्छा, इसको माइनस u लिखूं मैं क्योंकि डाउनवर्ड है, तो वो v बन गया। तो v तो v क्या होगा, v तो e टाइम्स u होगा ना बच्चों, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, एक तो दिशा बदल जाएगी और एक e टाइम्स हो जाएगा। तो अब अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो वो कितनी हाइट अटेंड करेगी। तो पहले तो मैं u का ही एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ फॉर डाउनवर्ड मोशन, है ना, फॉर u कैलकुलेट करने के लिए। तो m इंटू जी इंटू कैपिटल H, दिस इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी, एंड हाफ ऑफ m इंटू में u स्क्वायर माइनस 0, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी चेंज। तो दिस गिव्स मी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब h1 तो जो है ना, ये eu वेलोसिटी से कूदने के बाद, दिस वेलोसिटी इज eu वेलोसिटी से जब ऊपर जाएगा तो कितनी हाइट एक्वायर करेगा। फॉर h1 कैलकुलेट करना है। तो फॉर स्टडी ऑफ मोशन आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट, स्टडी ऑफ मोशन आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट, है ना, फर्स्ट कोलिजन। पहला कोलिजन हो जाए उसके बाद स्टडी करते हैं। तो अगर पहले कोलिजन के बाद हम स्टडी कर रहे हैं तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ m इंटू में v स्क्वायर, जो कि eu कर दूंगा मैं इसको,
दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल है 0, तो 0 माइनस दिस इज इक्वल टू mgh1 विद माइनस साइन, माइनस इसलिए क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ से m कट गया, तो यहाँ से v स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया इज इक्वल टू 2gh1 और v स्क्वायर क्या है, ये होता है e स्क्वायर h स्क्वायर है, e स्क्वायर u स्क्वायर है ना, क्योंकि भैया v तो e टाइम्स u है ना, इज इक्वल टू 2gh1। अब u स्क्वायर तो 2gh है ना, u स्क्वायर इज 2gh, तो e स्क्वायर इंटू 2gh इज इक्वल टू 2gh1। तो आप देख सकते हो 2g कट गया, तो यहाँ से प्रूफ होके आ गया कि h1 इज इक्वल टू e स्क्वायर कैपिटल H। समझ गए बच्चों? तो यानी अगर कैपिटल H हाइट से आया तो h1 जो हाइट है वो e स्क्वायर कैपिटल H है। अब वो h1 हाइट से आएगा तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि h1 हाइट से आएगा तो जो h2 होगा वो e स्क्वायर h1 होगा। तो सिमिलरली h2 जो है वो e स्क्वायर h1 होगा, क्योंकि भैया अगली बारी तो वो h1 हाइट से आया और उसके बाद फिर वो h2 हाइट से आएगा और h3 हाइट तक जाएगा, तो h3 जो है वो e स्क्वायर h2 होगा और h4 जो है वो e स्क्वायर h3 होगा और जो h5 होगा वो e स्क्वायर इंटू h4 होगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो अगर ऐसे होता चल रहा है तो देखो h2 की वैल्यू कितनी है, तो वो e की पावर 4h आई और h2 की वैल्यू e की पावर 4 है और 2 और आ गई तो e की पावर 6h हो गई है ना, और h3 की वैल्यू e की पावर 3 है, 6 है तो 6 और 2 8 हो गई तो e की पावर 8h हो गई। और ये बस इसको h नहीं कर दो बस, और क्या है, ठीक है। तो अब देखो जो h4 है वो e की पावर 8h है, तो सिमिलरली वी कैन राइट दैट सो hn इज इक्वल टू e टू द पावर 2n इनटू h। मतलब आप यहाँ पे देखो, अगर आप h1 निकाल रहे हो तो पावर 2 है, 2 निकाल रहे हो तो 4 है दुगना, 3 निकाल रहे हो तो 6 है दुगना, 4 निकाल रहे हो तो 8 है तो दुगना, तो hn निकाल रहे हो तो 2n है पावर। तो in this way we have proved that maximum height attained after nth collision will be e to the power 2n into h। अब मान लो एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई बॉल जो है वो ऐसे ऊपर नीचे मोशन कर रही है, तो ये बताओ कि रुकने से पहले उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया। नाउ to find total distance traveled by the ball before it comes to rest, है ना। रेस्ट मतलब आराम, आराम मतलब बिल्कुल रुक जाना। तो रुकने से पहले इसने टोटल कितनी दूरी तय करी बॉल ने, तो ये h हाइट से आई। तो अब देखो दूरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर पूछता तो सिर्फ वो कैपिटल h ही था, क्योंकि बस ऊपर जाएगी और अल्टीमेटली उछलती ग्राउंड पे रुक जाएगी, तो सारा मोशन होगा तो एक ही जगह पे। तो हमने साइड पे थोड़ा खिसकाया है ताकि बता सकें कि देखो ये अलग अलग हाइटें हैं, क्योंकि एक ही जगह पे शो करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस, सबसे पहले उसने आया ऊपर से नीचे आई बॉल, h डिस्टेंस की चली, फिर h1 हाइट गई ऊपर, फिर h2 हाइट आई, h1 ही हाइट आई तो 2h1 करेंगे क्योंकि ये आना और जाने का काम है। फिर h2 हाइट ऊपर आना और जाना, ये भी 2 हो गया, फिर ये भी 2 हो गया 2h3, ये भी 2 हो गया 2h4 एंड सो ऑन। समझे बच्चों? तो आप देख सकते हो इसमें तो सिर्फ आना है, इसमें जाना और आना, जाना और आना, जाना और आना, जाना और आना, क्योंकि आने के बाद जाना भी है ना, जाना और आना, जाना आना, जाना आना, जाना, सिर्फ आना, ऊपर से नीचे आना, अगर हम नीचे से देख रहे हैं। तो अब देखो कैपिटल H इज इक्वल टू 2 इंटू में e स्क्वायर कैपिटल H प्लस 2 इंटू में e की पावर 4 कैपिटल H प्लस 2 इंटू में e की पावर 6 कैपिटल H प्लस 2 इंटू में e की पावर 8 कैपिटल H, है ना, ऐसे चलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको मैं डिस्टेंस को ऐसे लिख देता हूं, तो s इज इक्वल टू s माइनस h कर देते हैं, s माइनस h, तो
एस माइनस एच इज इक्वल टू 2e² एच प्लस 2e⁴h प्लस 2e⁴6h है ना, प्लस 2e⁴8h एंड सो ऑन। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? एक्चुअली यहाँ पे पैटर्न बन गया ना, देखो e², इसमें 1 था तो 1 से पैटर्न मिसमैच हो रहा था, तो ये पैटर्न बन गया, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न बन गया तो अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं e² से। तो देखो e² इंटू एस माइनस e² इंटू एच इज इक्वल टू 2 0 प्लस, मान लो यहाँ पे 0 थी तो 0 प्लस, तो वैसे मुझे वापस ले जाने की जरूरत क्या थी, छोड़ो नहीं ले जाते वापस, ठीक है। देखो ये s है तो e² s करो, है ना, तो e² h प्लस e⁴h 2e⁴h प्लस 2e⁴6h है ना, प्लस 2e⁴8h प्लस 2e⁴10h एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ना। अब इन दोनों को घटा दो, तो आप घटाएंगे तो इधर तो आ जाएगा s कॉमन 1 माइनस e², इधर क्या आ जाएगा h माइनस e²h है ना, और ये भी टर्म आएगी, ये टर्म कट जाएगी, देख रहे हो, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी और आगे की सब कट जाएंगी, तो ये बचेगी बस, है ना, h माइनस e²h, ये माइनस का है, समझ रहे हैं ना बच्चों, सारे माइनस हो गए ना, तो h प्लस e²h है ना, तो कुल मिला के s की वैल्यू आ गई h कॉमन 1 प्लस e² डिवाइडेड बाई 1 माइनस e²। ये हो गया, अच्छे तरीके से आंसर आ गया, क्या है, समझ गए बच्चों। तो ये तरीका है सम निकालने का। फिर इसके अलावा एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, बता देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है ना हमको, ये h प्लस 2e² प्लस 2e⁴h प्लस 2e⁴6h प्लस 2e⁴8h एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम लोग जीपी कहते हैं। तो जीपी मान लो ये है, इसका सम एस है, एस जी है मान लो, है ना, एस जी इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 है ना, प्लस ए आर की पावर 5 प्लस सो ऑन, ऐसे। तो अगर मैं देखूं तो जो अगली टर्म है वो पिछली टर्म की r टाइम्स है, मतलब ये वाली टर्म इसकी r टाइम्स है, 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 ये वाली टर्म इसकी r टाइम्स है। तो आफ्टर एवरी नेक्स्ट टर्म इज r टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टर्म, मतलब हर एक टर्म पिछली टर्म में r को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो रही है। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं इसको, है ना। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें अगली टर्म पिछली वाली टर्म से कुछ अमाउंट से ज्यादा होती है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे मान लो कि हर साल आपको बैंक 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला ए, है ना, मतलब कैसे बताऊं, तो ए से बढ़ के फिर वो एक सर्टेन अमाउंट हो जाएगा ना, तो अगले साल ए आर मिलेगा, फिर उससे अगले साल उसका भी स्क्वायर मिलेगा, मतलब, है ना। जैसे मान लो कि 10% इंटरेस्ट है, तो आपका जो पैसा है वो पहले साल अगर कितना मिला आपको इंटरेस्ट 0.1 टाइम्स, अगले साल 1.1 टाइम्स, उससे अगले साल 1.1 का स्क्वायर टाइम्स, है ना। पहले साल 1.1, अगले साल 1.21, फिर उससे अगले साल 1.1 का क्यूब, फिर उससे अगले साल 1. ऐसे चलता है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप समझते हो इस बात को। तो अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई करके एस जी कर दूं, है ना, तो ये हो जाएगा a इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर, एक टर्म मैंने आगे भी खिसका दिया सबको, प्लस ए इंटू आर क्यूब प्लस ए इंटू आर की पावर 4 प्लस ए इंटू आर की पावर 5, उसके बाद ए इंटू आर की पावर 6 आएगा, और इनको घटा देते हैं। तो ये टर्म इससे गायब, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, आगे की सभी टर्म गायब हो जाएंगी।